हो जाता है वो। ओके, आई अज्यूम लास्ट लेक्चर का देख लिया होगा तुमने। मैं थी ऑनलाइन ऑनलाइन करना और मेरे को थोड़ा आवाज अटक रहा है, समझ नहीं आ अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। वापस नहीं समझा। पहले पढ़ो फिर बाद में समझा सकता हूँ। एक मिस करते हो ना, so it is your duty to read first and then ask them with doubts. Obviously doubts मैं solve करूंगा, लेकिन कुछ नहीं समझा पूरा बताओ तो आपका आवाज नहीं आ रहा, मैं थी ऑनलाइन। हाँ तो उसको थोड़ा पूछ लो, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। देख, अगर ये मेरा फ्रेंड है, हम लोग क्लासमेट्स है, और अगर मेरा मिस हो गया है तो मैं अगर उसको पूछूंगा और वो मुझे बताएगा ना तो उसका भी रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। इसको भी समझ में आएगा कि इसको कुछ नहीं आता। अगर नहीं आता होगा तो डोंट टेक दिस पर्सनली, मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं आता होगा तो यार मेरे को भी नहीं आता, चलो पूछ लेते। तो अगर कोई हेल्प करने आए तो हेल्प करो, वैसे भी अच्छा काम है। सेकंड थिंग, तुम्हारा भी रिवाइज हो जाएगा। अब दिस इज योर ड्यूटी है टू आस्क, पर्सनली मतलब। ओके, तो उसको पूछ ले, उसको आता होगा, डेफिनेटली आता होगा। हाँ, अभी मत पूछ, बोल रहा हूँ। डाउट्स आर मोस्ट वेलकम है, उसमें कोई ये नहीं। और ये मेरा पहले से प्रिंसिपल है, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव कि तुम लोग ऐसे ही बिना मेहनत के हो गया। अगर तुम लोग एब्सेंट रहते हो तो इट इज योर एक्स्ट्रा ड्यूटी टू चेक एवरीथिंग, और फिर बाद में डाउट्स आएंगे तो ऑब्वियसली मैं हूँ, वो अलग बात। हाँ, एक दो जगह पे अगर प्रॉब्लम हुआ ठीक है, पूरा लेक्चर रिपीट करो। तेरा 3 लेक्चर मिस हुआ है तेरे, है ना, एटलीस्ट 3 लेक्चर मिस हुआ है, तो वो भी चेक कर। और तू एक लड़की बैठी उसका भी नहीं चल, उसके बाद क्लियर। कल फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया था, राइट? नेक्स्ट यूनिट इज 6 यूनिट, यूनिट 6, और उसमें खाली 2 कॉन्ट्रैक्ट्स है। एक है कंटिंजेंट और दूसरा है ये। अब इसके बारे में कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं होता यूनिट 1 में, और ये हुआ था क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, बराबर ना? ये हुआ था, ये थोड़ा सा बताया था इसका मीनिंग। याद है किसी को इसका मीनिंग क्या था? अलाइक, करेक्ट। एसवाईजीसी में ये था क्वाज़ी जुडिशियरी, या जो अभी है एसवाईजीसी में तो उनको है, और इसमें सारे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका इस वर्ड से लेना देना है। अब जुडिशरी मीन्स कोर्ट, क्वाजी मीन्स अलाइक, तो लाइक कोर्ट्स जो अभी एसवाईजीसी में उन लोग को ये आएगा चैप्टर 6 वगैरह, 6 नंबर छोड़ो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, तो वहां पे ये टर्म आया था, जो एसवाईजीसी हो चुके उनको तो पता होना चाहिए टर्म आया था। अब तुमने डिस्टिंग्विश किया होगा, सर वो भी नहीं किया था, एग्जाम तो कैंसिल हो गई थी, वो अलग था। अच्छा, अब क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ट्राई का कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बात पहले समझो। कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से याद रखो, मैं वापस बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। लाइक मतलब भी ऐसा ना कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ना, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ये बोला था 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बाय एक्शन और कॉन्डक्ट, याद है ना? हाँ, वो एक एब्सेंट है, अब याद आया। हाँ नहीं, वो एक इधर और एक उधर ना, नहीं ऐसे याद आया। एसिड विसर्जन क्या है? बाय लॉ। अगर बाय लॉ है तो वो क्या है? ऐसा क्या कैटेगरी बाइफर्केशन मॉड्यूल में नहीं है, मतलब ऐसा मतलब ये ऐसे नहीं, खाली सेंटेंस भी नहीं है, समझ रहे हैं?
मैंने क्लियर बाइफर्केशन दे दिया. Implied by action or conduct is called passive. Implied by law is called quasi. और खाली implied लिखा है तो implied और tacit दोनों सेम समझो. नथिंग इज मेंशन देन समझो implied by action ही होगा. implied by law को वो सेपरेटली क्या बोलते हैं? quasi. मतलब it is not a contract but law treats it as a contract. लॉ उसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करता है. समझ में आया? क्लियर? हाँ बोल ना. अगर क्वेश्चन है कि वैसा कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो जैसा वो लिखना है कि अलग नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं. हाँ पूछ सकते हैं. वो बोलेंगे कि देयर इज नो एग्रीमेंट. लेट मी कंप्लीट, उसके बाद में करेंगे ना. इतना छोटा नहीं है एक्सप्लेनेशन. पूरा लेक्चर जाएगा इम्प्लाइड क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट पे एटलीस्ट. पूरा लेक्चर जाएगा. यहाँ पे एग्रीमेंट ही नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है. मैं तो बोलता हूँ कि एग्रीमेंट छोड़, ऑफर ही नहीं है. अब ऑफर नहीं है तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं. समझ में आया ना? फर्स्ट स्टेप इज द ऑफर, राइट? तो अगर ऑफर ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं है तो उसमें कंसिडरेशन का सवाल ही नहीं होता. एग्रीमेंट ही नहीं है. एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहले क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए. तो ये एग्रीमेंट नहीं है, छोड़ो. ऑफर भी नहीं है. मॉड्यूल में ऐसा दिया है कि इट डज नॉट कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. मैं तो बोलता हूँ कि इसमें ऑफर ही नहीं है. वो भी दिया है सेंटेंस, ऑफर ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता. बिल्कुल नहीं है. लेकिन इसको क्या करेंगे? लॉ ट्रीट करेगा क्लियर कॉन्ट्रैक्ट. तो मानो या ना मानो. याद है? क्लियर है? इट इज बेस्ड ऑन इक्विटी. ये छोड़ दो, इसका अभी कुछ लेना देना नहीं. इक्विटी, जस्टिस एंड ये. अच्छा, इसका मतलब क्या है पता है? हराम का कमाई नहीं खाने का. याद रखने के लिए ऐसे याद रख, ये याद रखना पड़ेगा. लेकिन इससे समझ में नहीं आता ना. रिलेट नहीं कर सकते रे इजीली. तो इसका मेन रूल इज हराम की कमाई नहीं खानी. और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट ऐसे करना है कि नो पर्सन कैन ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस. कुछ समझा? ये बात वही हुई है. हराम की कमाई मतलब क्या? किसी ना किसी का नुकसान कर रहे हो, बिना कमाई के खा रहे हो, उसको हराम की कमाई बोल. बराबर ना? पेपर में हराम की कमाई नहीं लिख सकते. मैं बोल रहा हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद रखने के लिए. पेपर में तो बोला ना क्या लिखना है. नो मैन कैन ग्रो रिच और नो पर्सन कैन ग्रो रिच आउट ऑफ another person's loss. At the cost of the other person, you cannot become rich. बात समझा? फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये रिंग 2 लाख की है. सपोज गिर गई, इसको मिल गई. अब ये 2 लाख का ओनर बन गया. पर हराम की कमाई है कि नहीं? It is his duty to return that ring to me. अब क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों के बीच में? नहीं. अगर वो रिंग बेच देगा किसी को, अब बेच दिया ना, अभी क्या कर सकते हैं? बाद में मैं आ गया तो उसको क्या देने पड़ेंगे? कुछ ऐसा एग्जांपल चॉकलेट्स का दिया था. हाँ. अगर याद है तो इंपोर्टेड चॉकलेट्स लेके आया था. आई थी कौन था? ये थी. ये था कौन था? मुझे याद नहीं. हाँ तो ही थी ना. हाँ ये थी. whoever है, I mean. तो घर पे आ गई थी और कुछ छोड़ के चली गई गलती से, और मैंने वो कंज्यूम कर लिया. अब कंज्यूम कर लिया ना, मेरी भी गलती नहीं है. गलती तो एक्चुअली इसकी है. लेकिन इसकी गलती की सजा आप नहीं एंजॉय कर सकते. आई मीन सॉरी, इसके गलती की सजा इसको इतनी नहीं मिल सकती कि आप एंजॉय करो. हाँ, इसको चॉकलेट्स नहीं मिलेंगे, इसको पैसे मिलने चाहिए. क्योंकि हराम की कमाई नहीं करने की. गिफ्ट दिया होता तो बात ही अलग. गिफ्ट मतलब तुमने अर्न किया है ना एक तरीके से. नहीं समझा? गिफ्ट हराम की कमाई नहीं होती. हराम की कमाई कब होती है? जब दूसरे का नुकसान करते हो, खुद कमाओ. क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि अलाउड नहीं. समझ में आया? भले गलती से देखा जाए तो बाजू वाले ने पिज्जा ऑर्डर किया, तुम्हारे पास आ गया, तुमने खा लिया, पैसे देने पड़े. ये नहीं बोल सकते मैंने थोड़ी ऑफर किया था. आई मीन ऑफर दिया था. बराबर ना? तुम ऑफर दोगे ना, एक पिज्जा भेजना, फिर वो एक्सेप्ट करेगा, हाँ भेजता हूँ. या ये भी बोल सकता है कि अभी दुकान बंद है या डिलीवरी नहीं दे रहे. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुमने तो कोई ऑफर नहीं दिया था.
और नेबर ने दिया था या दूसरे बिल्डिंग में किसी ने दिया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, सेम नाम की 2 बिल्डिंग्स है, इशू होता है ऐसा, बिल्डिंग्स के नाम में तो कॉमन हो सकते हैं। तो गलती से सेम फ्लैट नंबर था तो तुम्हारे यहाँ पे रख के छोड़ दिया, तुमने खा लिया बेशर्म की तरह बिना सोचे, भगवान का प्रसाद समझ के, बहुत धार्मिक हो, तुमको लगा कि भाई एक्ट ऑफ गॉड है, खा लिया तुमने, पैसे देने पड़ेंगे भाई, भले तुमने ऑर्डर नहीं किया तो भी। तो तुम ये आर्ग्यूमेंट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, क्या है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का एक्सक्यूज देख के तुमसे पैसे वसूल करे। अब वो उतना पढ़ा लिखा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन कर सकता है, और पढ़ा लिखा होने की जरूरत भी नहीं है, वो तो बोल ही देगा कि सर ऐसा कैसे, आपने आपने खाया तो आपको देना पड़ेगा, सिंपल, भले कॉन्ट्रैक्ट हो या, क्लियर है ये, समझ गया, ये याद रख, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसर्न, मतलब आराम की कमाई नहीं खाने की। एक और सेंटेंस लिखना है कि नो पर्सन कैन गो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस। इसका दूसरा नाम है अनजस्ट एनरिचमेंट। वही आराम की कमाई, एनरिचमेंट मतलब अमीर बन गए, अनजस्ट मतलब गलत तरीके से, जस्ट मतलब परफेक्ट, तुमने कमाई की, मैं गुड्स बेचता हूँ, पैसा कमाते, तो मैं किसी का हक नहीं मारता, मैं पैसे कमा रहा हूँ इससे, सपोज तो मैं इसको बदले में गुड्स भी तो दे रहा हूँ, तो इसके लॉस पे मैं पैसा नहीं कमा रहा, अगर इसको नुकसान करके मैं पैसे कमाऊं तो वो क्या हो जाता है, बुद्धि में जा रहा है पक्का। अब तुमको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना कि इसमें क्या एग्जांपल्स रहेंगे, 5 केसेस दिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो हमको कवर करने, बात खत्म करनी। अनजस्ट एनरिचमेंट याद रखो, है मॉड्यूल में है, नहीं है तो लिख लो। अनजस्ट एनरिचमेंट मतलब रॉन्ग, तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट, वापस लिख रहा हूं, एनरिचमेंट, मतलब अनजस्ट एनरिचमेंट पॉजिटिव टर्म नहीं है, नेगेटिव है, गलत है, उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका जन्म है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान दे रहे हैं ना, तेरे को बोला मैंने, अगर ऐसा तो हाथ नीचे रखने को। अब इसमें 5 केसेस है, वो करने हैं बस। उसके पहले कुछ टर्म्स जो पता होने चाहिए, आपके ये कौन से बच्चे थे समझे, क्या लिखा, क्या लिखा, इसके पहले तुमने ये टर्म कभी नहीं सुना, पहली बार सुन रहे हो, पता है मुझे, मैं मीनिंग बताता हूँ, बहुत सिंपल है। अभी एक्शन टी, इसने नोट्स बनाए थे क्लास लेक्चर के सब कुछ, अब ये बोल रही कि मेरी बुक मुझे दे, मैं कल वापस दे, तो इसने अपनी बुक गिफ्ट नहीं की, कुछ पर्पस के लिए इसको दी, समझ में आया, इट इज हर ड्यूटी टू रिटर्न दैट बुक टू हर, समझ में आया, दिस इज द केस ऑफ बेलमेंट। एक एग्जांपल हुआ, दिस इज नॉट द ओनली केस ऑब्वियसली, एक एग्जांपल है, इफ यू ट्रांसफर पोजेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी, पोजेशन ओनरशिप नहीं, टू समवन एल्स फॉर सम पर्पस, फॉर एनी पर्पस, देन इट इज कॉल्ड एज बेलमेंट। जो देगा वो बेलर, जिसको देगा वो बेल, समझ में आया, बेलर एंड बेल, बेलर एंड, अब ये ऐसे ही नाम है, क्या कर सकते हो, बेलर एंड बेल। ये डिटेल में तुमको सीए इंटर में आएगा, मतलब कस्टडी, कस्टडी नहीं पता, पोजेशन मतलब फिजिकली दे दिए रे, ये मेरा है, इसने बोला, सपोज मेरा है, इसने बोला कि आज के दिन मुझे यूज करने के लिए चाहिए, मैंने बोल दिया हाँ ठीक है लेके जा, कल वापस लेके आ, अब मैंने इसको क्या दिया,
पोजीशन। अब हाँ सामने से वेलर को मिलने से पहले नहीं जो हाँ सुपर क्वेश्चन। सुन 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 सुपर क्वेश्चन। सुन सुन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा उसने। इसमें जरूरी नहीं है ना कि बेलर को कुछ मिले। ये सेकेंड यूनिट में आएगा। तो जो बोल रही है परफेक्ट आएगा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का ये एक्सेप्शन है। मतलब बेलमेंट में जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो। एक्सीलेंट क्वेश्चन। मतलब ये मांगेगी तो उसको देना पड़ेगा? नहीं जरूरी नहीं है। ऐसा मतलब सपोज एक मेरे मैंने कुछ दिया, मतलब डिक्लेरेशन अभी दिया और कुछ रख लेना, कंसिडरेशन हो गया। तुझे बुक पढ़ने के लिए दिया मैंने, ये छोड़े तो फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने तेरे को नॉवल पढ़ने के लिए दे दी, 10 दिन में आराम से रिटर्न कर, कोई जल्दी नहीं है, मैं तो पढ़ के हो चुका है। अब मैंने तेरे को गिफ्ट तो नहीं किया है, अब इसमें तेरा बेनिफिट है, मेरा क्या फायदा है? मेरा कोई फायदा नहीं है। अब कोर्स मैंने आपको रिटर्न में नॉलेज दी, हाँ तो आपको तो कंसिडरेशन हो गया है। क्या हो गया? आपको मेरा बुक मिल गई, तुझे क्या मिला? मुझे भी नॉलेज, क्योंकि ना नॉलेज। अच्छा मतलब तू बार्टर बोल रहा है? हाँ ऐसा तो बेलमेंट में कंसिडरेशन हो सकता है, होना जरूरी नहीं है। वही हाँ हो सकता आ रहा है, एक बात समझ। संभालने के लिए इसको दे, ये नेबर है, मैंने उसको दे दी संभालने के लिए, क्योंकि हम लोग गाँव जा रहे हैं, तो भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आई ट्रस्ट हर, दे दी। अब चार्जेस थोड़ी लेंगे, चार्जेस ले सकती है, फिर मैं ना बोल दूंगा नहीं भाई मैं संभाल लेता हूँ। अभी नेबर है, थोड़ी चार्जेस लेंगे सर, संभाल लेंगे, क्या बड़ी बात है, कौन सा। लेकिन वो एक्चुअली काम कर रही है, इनडायरेक्ट इन वे वो काम कर रही है। क्या काम कर रही है? ज्वेलरी संभालने का। वहां पे खड़ी नहीं रहे, ज्वेलरी बस लॉकर में रख देगी, बात खत्म हो गई। समझ में आ गया? अब इसमें कुछ कंसिडरेशन है क्या? नहीं है। मैंने इसको खाली बुक दिया वन साइडेड, तो कंसिडरेशन है क्या? नहीं है। अब यही ज्वेलरी जाने से छोड़ो, समझा? बेलमेंट बेलर है, इसके क्वेश्चन पूछा, इसके मैंने आंसर दिया कि बेलमेंट में कंसिडरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सेकंड लेवल में होगा। एक्सीलेंट क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। क्लियर है? बेलमेंट क्लियर है, बेलर बेली क्लियर है। अब इसका यहाँ पे कुछ कनेक्शन है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट पता है। यहाँ पे इसका कुछ कनेक्शन है, इसको साइड में। तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के एक-एक केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, claim for necessities supplied to incapable persons। ये भगवान ये कौन होते हैं? पता है तुमको? जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर्सन ऑफ, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? साउंड माय नहीं कर सकते, बराबर? If I supply necessaries to minor or person of unsound mind, I can recover that money. I can recover that money, the amount, from the property of the or a person of unsound mind. If I supply necessaries to minor, या etc. जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो कैसे आएगा? अगर कर सकते तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो क्वाज़ी की बात ही नहीं है, वो तो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर तुम माइनर को नेसेसरीज प्रोवाइड करो, नॉर्मल चीज नहीं, नेसेसरीज प्रोवाइड करो, तो उसके प्रॉपर्टी में से यू कैन रिकवर ओनली फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। माइनर इज नॉट लायबल, हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। क्या बोला मैंने? क्या सप्लाई करूंगा? इसमें खाली फूड क्लोथिंग शेल्टर नहीं आता, एजुकेशन भी आता है।
और हर वो चीज जो पता चल जाएगी तो उसको जरूरी। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कॉन्ट्रैक्ट में फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने बोला है सिर्फ नेसेसरी, एंड व्हाट इज नेसेसरी दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। आई गेस मैंने डिस्कस किया होगा, आई गेस मुझे नहीं याद है। छोटे बच्चे का फीस भर दिया तो नेसेसरीज में आता है, उसको जो जरूरी चीजें वो की मैंने, मेडिकल एक्सपेंसेस इसमें आ जाता है। फूड क्लोथिंग शेल्टर में कितना मेडिकल है, मेडिकल जरूरी है ना, कितना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उस वक्त शायद उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता, फूड भी नहीं। सपोज इंजर हो गया कोई बच्चा, बहुत बेकार इंजरी है, तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प इज रिक्वायर्ड, और मैंने उसमें जो भी खर्चा वो किया। अब बाद में पता चलता है कि अच्छे खासे खाते पीते खर्चा है, अब मुझे लाखों रुपए नहीं चाहिए, उसकी जान बच गई मेरी वजह से, अब मुझे लाखों रुपए नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जो अपनी जेब से भरे वो तो पैसे दे दो। कैन आई क्लेम? यस। फिर ये आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता कि माइनर से सूट फाइल कर सकता हूँ, सूट फाइल कर सकता हूँ, कोर्ट बोल देगा कि कैसे पैसे दे। अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, उसके फादर दे या कोई भी दे, मुझे कोर्ट दे देंगे, कंपेल करे। अब इसमें माइनर मतलब तो खुद को मत इमेजिन करना, 2 साल का बच्चा भी तो हो सकता है। अब 2 साल का बच्चा थोड़ी देगा पैसे प्रॉपर्टी में से निकाल, उसको तो प्रॉपर क्या कुछ भी नहीं आता है, उसको डैड देते। अगर झोपड़पट्टी का बच्चा है तो कुछ नहीं मिलेगा, पुण्य ले लेगा, भगवान तो देख रहे हैं, वो कर लेगा कहीं ना कहीं पे, समझ रहे हैं। प्रॉपर्टी है तो ही रिकवर कर सकते। प्रॉपर्टी 50,000 की है खाली, और नेसेसरी 10,000 का है, पूरा 10,000 मिलेगा। प्रॉपर्टी 15,000 का, तो भी पूरा समझ में आ रहा है ना। प्रॉपर्टी नहीं है तो निकल। अब तुमको पेपर में ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि प्रॉपर्टी कैलकुलेट करो, तुमको दे देंगे कि ये प्रॉपर्टी है, ले सकते हैं या नहीं ले सकते। 50,000 के और क्लेम 1 लाख का, पूरा मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा, पूरा ले। और आप बंदे को क्या प्रोवाइड किया, तुमने जबरदस्ती थोड़ी दिया। नेसेसरीज कभी कोई जबरदस्ती थोड़ी दिया, नेसेसरी जरूरत होगी उसको तो नेसेसरीज को मैंने दिया ना, तो बिल्कुल। आई मे प्रोनाउंस माय राइट कि नहीं भाई नहीं चाहिए, जाने दो, इतना गरीब है तो छोड़ दे, लेकिन मैं मांग सकता हूँ, कम से कम और भी कुछ नहीं बोलेगा, देना पड़ेगा। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट। बॉडी में चेक करो तो सीरियली सेक्शंस दिए, यूनिट 71 से सेक्शन स्टार्ट होता है। हाँ बोलो। अगर किसी इंसान को मदद की तो भी उसके माइनर एक्शन प्रॉपर्टी से अब माइनर की काहे की प्रॉपर्टी सर, क्यों माइनर का शेयर तो होगा ना प्रॉपर्टी, अपने फादर के प्रॉपर्टी में उसको क्या होगा, शेयर होगा। अब मेरे फादर के नाम पे हाउस प्रॉपर्टी है तो मेरा उसमें क्या है, शेयर है, तुम्हारा भी है, होना भी चाहिए, समझ रहे? अब उसके हमको डिटेल में नहीं पहुंचना है क्योंकि हमको प्रॉपर्टी लॉ सिलेबस में नहीं, सक्सेशन एक्ट वगैरह कुछ सिलेबस में तो जितने काम की से वही करते हैं, प्रॉपर्टी में से। अब ये गलती से भी मत लिखना कि माइनर इज लायबल, ये भी मत लिखना कि पेरेंट्स आर लायबल, लिखना कि प्रॉपर्टी इज लायबल। So if it does not have any property, zero right. Done? Check model में section 71 होगा। फिर आपकी ये हाँ section 60 sorry नहीं भगवान ऐसे कैसे होगा? Claim for necessary supplement का section कौन सा है? Sorry मैं बहुत confused हूँ। कहाँ पर है आपके पास? According to section 60 मैं बताता हूँ। ये 68 है, 69, 70, 71 ऐसे सेक्शन 68, 69, 70, 70 और 72 भी है ना। हाँ 72, 68 से लेके 72। अब प्रॉब्लम क्या होता है मतलब, प्रॉब्लम ये होता है कि अगर तुमको 5 पॉइंट सीरियली याद है तो ही तुम सेक्शन सीरियली कर, क्योंकि अगर एक पॉइंट इधर का इधर हो गया तो सेक्शन गड़बड़ हो जाए, ऐसे केस में मत।
और अगर याद रह रहे तो 68 to 72 याद रखिए। दूसरा कौन सा पॉइंट? बड़ा मुझे सारे पॉइंट्स पता है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग में सेक्शंस भूल गया। मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ इसमें सेक्शन, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से करवा दूंगा, उसका टेंशन। आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, तो आज भी बोलता हूँ वो एक्सेप्शनल मेमोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं इतना बोलता हूँ कि अगर वो सेक्शन तुमको याद रह रहे तो ठीक है, सीक्वेंशियल। नहीं याद रह रहे, पॉइंट इधर उधर हो रहा है, तो बेटर टू डोंट राइट सेक्शन। रॉन्ग लिखोगे तो मार्क्स है 0 मिलने से अच्छा आधा मिल चलेगा, सेक्शन का नहीं। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, पहले उसके पहले क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, सोच समझ के आंसर चाहिए। What is consideration? Something in return. अब बात समझो, कंसिडरेशन का एक बेसिक रूल है कि मेरे डिजायर से तुम सबने बताता है सर। सेकंड में नहीं कर रही है कंसिडर। मेरी बाइक बिल्डिंग में पार्क है और वॉचमैन रोज क्लीन करता है बाइक को, सब कुछ करता है, मैंने नहीं बोला, करता है। अब पैसा मांग रहा है, मैं लायबल पे नो, व्हाई नो? प्रेजेंट तो लायबल नहीं है ना, मैं प्रेजेंट नहीं हूँ ना, मुझे समझ नहीं दिया था कि गाड़ी कैसे क्लीन हो रही है। लेकिन सर आपने बोला था पास्ट कंडक्ट सेम है, आपने मैगजीन वाला मैंने पहले किया होगा और कंटिन्यूएशन में है, तो प्रीवियस कॉन्डक्ट तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर मैं देखना, अगर मैं वॉचमैन को बोल रहा हूँ कि भाई कंटिन्यूअसली करते रहे और हर मंथली बेसिस पे बात करेंगे, तो 7 महीने से मैं उसको दे ही रहा हूँ पेमेंट, तो 8वें महीने में वो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यू करेगा। दैट मेक्स सेंस। इनफैक्ट चौथे महीने में करेगा तो भी सेंस होता है। मुझे पता ही नहीं कौन वॉचमैन है, नई सोसाइटी है, मैं अभी आया हूँ, सोसाइटी पुरानी, लेकिन मैं अभी टेनेंट आया हूँ और मेरी गाड़ी को क्लीन कर रहा है विदाउट माय इंस्ट्रक्शंस। आई एम लायबल टू पे। सर बट एटलीस्ट 2 डेज के बाद तो पता चलेगा। मुझे कैसे पता नहीं कैसे हो रही है, मुझे नहीं समझ में आता, मेरे को ध्यान नहीं दे रहा। वो तो बहुत जगह ना आपने आराम की ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर, एक ही बार क्लीन किया, अभी बोलो। ठीक है, चलो दैट्स ओके, ये बराबर है, यू आर राइट, माय मिस्टेक, वेरी वेरी ब्रिलियंट आंसर। इसका बराबर है कि आप 1-2 दिन में आपको पता तो चलना चाहिए, एक ही बार गाड़ी करना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल सोच समझ के पूछना चाहिए, दैट्स नॉट ओके, कर लिया वो बराबर है। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं, मतलब मेरे इच्छा से अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पर काम करो तो आई एम एबल टू पे यू, अदरवाइज मैंने थोड़ी बोला। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसके रिलेटेड है, उस बाइक वाले एग्जांपल को साइड में, एक्सीलेंट बट रुको, बहुत अच्छा लगता है ऐसा कोई होता है। आगे बढ़े, अब ध्यान देके सुनना आगे का एग्जांपल। मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है, बाजू में इसकी हाउस प्रॉपर्टी, ये नेबर है। एक्चुअली नेबर नहीं, क्योंकि मैं वहां पे रहता नहीं, खाली प्लॉट पड़ा है, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी बोलने में क्या जाता है, अच्छा साइड में इसकी प्रॉपर्टी, म्युनिसिपैलिटी का नोटिस आ गया, पिछले 25 साल से मैंने कोई टैक्स नहीं भरा, अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू मतलब टैक्स, अरियर्स मतलब हाउस टैक्स, मुझे 25 साल का टैक्स बाकी है। तो अपना म्युनिसिपैलिटी या गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अभी आप अगर पे नहीं करोगे, डिफॉल्ट करोगे, तो आपकी प्रॉपर्टी आपको, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्या करेंगे, कैसे ड्यू सिक्योर है। अब ये नोटिस इसके हाथ में पड़ती है, बेचारे को देखा नहीं जाता, तो ये कि सर का पेमेंट कर देते हैं, अब इसका मेरा पेमेंट कर दिया, ये नहीं है बुक में नहीं है, ये मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा चेंज करके बुक में एग्जाम, अब इसने मेरा पेमेंट कर दिया, अब वापस मेरे पास आ गई, या हमारी बात हो गई, एक बार मिल गए, उसने बोला कि सर वो आपका 25 साल का जो ड्यूज था ना वो मैंने भर दिया, ये आपकी लायबिलिटी है, मैंने भर दी, अभी आप वापस दो, मैं लायबल टू पे। यस यस यस, नहीं 25 साल का एक साल भर रहा, हर साल थोड़ी भर रही थी,
सच्ची सब एक्शन मारा ना तुमने, आप नहीं पकड़ सकते हो। अभी मैंने सोच समझ के एग्जांपल लायबल है, है? बहुत इमोशनली सोचते हो, नॉट लायबल। They asked you to pay, लेकिन सर आपका लायबल, did I ask you to pay? वो तो भरना ही पड़ता ना, आपका प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सील हो जाए तो होने दे। मैंने बोला ना मेरे पास बहुत प्रॉपर्टीज है, टैक्स बढ़ाना नेसेसरी होता है। बराबर नेसेसरी होता है, लेकिन मेरे पास नहीं है पैसे। सर आपकी प्रॉपर्टी से तो वो क्लेम कर ही सकते। तो गवर्नमेंट कर लेगी ना क्लेम, तेरा क्या जाता। सर बाजू में गवर्नमेंट आती है, मुझे गवर्नमेंट पसंद नहीं है। नहीं सर, बट इसने पे किया तो ये तो आपकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते ये तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोर्ट में सूट फाइल करो फिर देखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से नहीं कर सकते। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा दिया भी नहीं है, ऐसा एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दिया है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतना बोला है कि कंसीडरेशन में मेरे डिजायर से अगर मेरा कोई काम करे तो आई एम लायबल टू पे। अभी मेरे डिजायर से नहीं किया, आई एम नॉट लायबल टू। सेम लॉजिक है। गाड़ी क्लीन करना मेरी प्रॉपर्टी है, गाड़ी क्लीन कर रहा है, अच्छा है, तो मैंने बोला था तुमको क्लीन करना, तो दाग अच्छे होते हैं, मुझे पसंद है, वापस लगा के दिखा रहा है, वैसे ही है सेम। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी गाड़ी क्लीन करे, एक ही बार की है। सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है, सेम 100% सेम लॉजिक है, नॉट लायबल। अब तुम इमोशनली सोचते हो, मैं क्या कर सकता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अब सुनो, ये तो समझ में आया। मैंने बोला था क्या नहीं, तुम्हारा क्या लेना देना था उससे, लायबिलिटी से। तो कभी जिंदगी में अगर दान धर्म करो तो सोच समझ के दान धर्म करो, फिर दान धर्म करो, फिर तुमने जो दिया ना 25 साल वो दान समझ। और कोई नहीं तो भगवान देगा, कभी ना कभी पुण्य में ऐड कर देगा, भगवान भी नहीं माफ करेगा। इसको तो झूठ बोलते हैं उसको। अरे मदद करनी है, गरीब की करना। ऐसे आदमी को, मतलब मैं खुद को ही ले रहा हूँ, लेकिन समझो बात को, ऐसे आदमी की क्यों कर रही है, समझ में आ रहा है ना। भगवान भी शायद माफ करेगा, नहीं भी नहीं करेगा, तू भी नहीं देगा, मेरी बात तो छोड़, भगवान भी नहीं देगा। ऐसे सब चीजें करने की, unless and until you are so much sure about the other person कि हाँ जेन्युइन कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा ना। सिर्फ नेबर को कुछ आ गया, सीओडी का ऑर्डर था, सीओडी था, लेकिन तभी वो जो सामने बाजू में सब कपल रहते हैं और दोनों सर्विस गए नहीं है, और घर पे नहीं है और तुम्हारे पास आ गया और तुमने पे कर दिए, तो ठीक है, समझने के बारे 300-400 रुपए का था, यू ट्रस्ट है, तो बात अलग है। अगर उन्होंने नहीं बोला और अगर तुम रिसीव करते हो तो तुमको ही नहीं करना पड़ेगा। ये बात ही अलग है कि तुम वो पार्सल दोगे नहीं दोगे। अगर वो उन्होंने ऑर्डर किया था, तुम्हारे पास आ गया, तुमने बोल दिया ठीक है मैं पेमेंट कर देता हूँ, तो मत देना उनको जब तक वो पैसा उनके नाम नहीं एंजॉय कर सकते। वो राइट लॉ भी देता है, तो इसमें ही आएगा अलग पॉइंट। पेमेंट किसका था, वो कपल का था, मैंने किया सब, पार्सल मुझे मिल गया ना, तो मुझे पार्सल तो देना पड़ेगा ना उनको, पैसा नहीं देते तब तक नहीं देगा। But you cannot take that parcel which I can retain, I may retain until the payment is made. वहां पे मेरे हाथ में कुछ है, यहाँ पे इसके हाथ में कुछ भी नहीं। बात है प्रॉपर्टी तो एनक्रोच नहीं कर सकती, वो तो है ही नहीं, कर ही नहीं सकती, और वो तो करनी भी नहीं थी उसको, बस बाहर नोटिस आ गया, उसने पढ़ लिया गलती से, या शायद नोटिस को भी दे दिया, तो उसको रहा नहीं गया बेचारी दान धर्म करने वाली, क्या बोलते हो, दानवीर करने जैसी, कर दिया पैसा। भगवान देख रहे हैं, तो हंसेगा तेरे पे, ऐसे सब कभी कुछ करते नहीं है। आपने वो एग्जांपल दिया था कि एक छोटी बच्ची रो रही थी तो उसका फीस भर दिया, पर वो हम अपने सामने से भरा था, पूछा इसमें हराम का कमाई का लॉजिक वगैरह जो भी हो, आई एम नॉट लायबल टू पे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियर दिया पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अब इंटरेस्टेड पर्सन क्या बता,
ये सेम प्रॉपर्टी में टेनेंट है, नेबर नहीं है, कौन है? टेनेंट है। अब ये गवर्नमेंट का ये ऑडिट में है एग्जाम्पल। अब गवर्नमेंट ने सेम नोटिस भेजा, अब तो इसके हाथ में मिलने ही वाला है क्योंकि वैसे भी टेनेंट। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई सेम सेम, हाँ सेम नोटिस। उसके आगे एक सेंटेंस ऐड किया है कि ये कॉन्फिस्केट हो जाएगा, दैट अमाउंट्स टू एनलमेंट ऑफ लीज। जो हम दोनों में लीज है ना, लीज वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट जब कॉन्फिस्केट कर लेगी प्रॉपर्टी तो इसको भी हटा देगी। अब ये क्या सोचेगी, सर के हाथ से प्रॉपर्टी जाएगी, वो तो सर की है, उसमें अभी कौन रह रही हूँ, मैं रह रही हूँ, तो मेरा तो मैं तो कौन हो गई, मेरा इंटरेस्ट अफेक्ट होगा ना। टू प्रोटेक्ट माय ओन इंटरेस्ट, अगर मैं सर का लायबिलिटी पे करूं तो क्या सर से रिकवर कर सकती हूँ? आंसर तुम्हारा लेना देना है। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ आस्क यू टू पे, अरे सर आपकी लायबिलिटी है, लेकिन मैं रास्ते पे आ जाती ना तो दे दिया तो भी भूल गया, लायबिलिटी आपकी थी। समझा? उस पॉइंट को पढ़ो, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ये तो समझ में आ गया, ये सिंपल, ये पढ़ो। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट, इफ ही मेक्स पेमेंट वी, देखो देखो पढ़ लो, if he incurs liability or his liability which someone else is bound to pay, some other person is bound to pay. और ये कौन, रिया ना, तो रिया ने पे किया ना, किसको किया, गवर्नमेंट को किया, लेकिन लाइबिलिटी रिया की थी या मेरी थी? मेरी थी ना, बराबर है ना। और वो भी क्यों की, टू प्रोटेक्ट हर ओन इंटरेस्ट। चलेगा, तो शी कैन रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम, अब चलेगा। वो पहले केस में नहीं चलेगा, पहले केस में आरओ रो, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। रीइंबर्स मतलब बच्चों, इंश्योरेंस में वर्ड यूज होता है वो ज्यादा, रीइंबर्स का मतलब पहले तुम पे कर दो, बाद में कॉलेज से मिलता है कभी, अगर कॉलेज नहीं गए होंगे ना तो ऑलमोस्ट गए ही नहीं समझे। अगर कॉलेज को रिप्रेजेंट करने कहीं पे जाते इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशंस वगैरह, खुद के जेब से भरना पड़ता है, लेकिन पैसा तो कॉलेज का जाना चाहिए ना इसमें, इंटर कॉलेज रीइंबर्स कर, वाउचर्स लेके आओ, बाद में पहले तुम भरो, फिर इनका खर्चा होगा। सबको लेटर आया तो उसने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि लेटर आया है और टैक्स भरना है, तो आपने उसको बोला कि वो भी करते हैं, मैं पाऊंगा तो मैं दे दूंगा। हाँ, और फिर अगर आपने ना बोला, नहीं अभी नहीं चलेगा, अभी देना बट यू आर नॉट इन इंडिया, तो उसका वो क्वेश्चन नहीं इंडिया में था या नहीं था, उसको ये क्वेश्चन है कि भाई मैंने बोल दिया या नहीं, तो मैंने बोल दिया तो मेरे डिजायर से क्या देना पड़ेगा, अभी तो 100% देना, तो बिल्कुल देना पड़ेगा यार, अभी रीजनेबल है। अभी इसको समझदार बोलते हैं, इसको समझदार बोलते हैं कि सर पे करूँ ना, हाँ ऑब्वियसली प्लीज करो, पूछे बस, पूछा सर अमाउंट बड़ी है ना इसलिए पूछा, 50-60 रुपए होता तो मैं पूछती थी, 25 साल का रेंट है सपोज, या 10 साल का 15 साल का 20 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होगी ना, जो भी होगी इसने पूछा, मैं पे कर देती हूँ बाद में, हाँ प्लीज पे कर दो, बाद में मैं भर दूंगा, अब देना जो भी अमाउंट है, सर्टन वगैरह कुछ नहीं, जितना भी लाइबिलिटी है पे करो, मैं भर दूंगा, ओके। अब पता भी नहीं है कितनी लाइबिलिटी है, नोटिस में नहीं लिखा कितना लाइबिलिटी है, जितना लाइबिलिटी बनता है उतना पे करो, इसको इंडेमनिटी बोलते हैं, मतलब भर चुका, जितना लॉस हुआ है उतना भर चुका, इसका तो लॉस ही हुआ ना एक तरीके से, इसके जेब से गया ना पैसा, तो किसी दूसरे का पेमेंट अगर कर रहे हो तो उसको पहले पूछो, अगर नेबर में किसी ने कुछ ऑर्डर किया तुम्हारे घर पे आया तो उनको फोन करो, उसको पूछना कि मैं पे करूँ, अगर वो हाँ बोले तो पे कर दो, फिर तुम उसको हक से ले सकते हो उसके, हाँ एक 100 रुपए 150 रुपए का होगा तो बात अलग, उतना रिस्क तो ले सकते, बहुत बढ़िया अमाउंट है, मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा,
That again depends on your relations with your neighbors. मैं तो बहुत practical. Clear है? Section 16. Third. अच्छा वो जमींदार वगैरह वगैरह पेपर में नहीं लिखेगा. पेपर में ऐसा सिंपल एग्जांपल बना. Years of land revenue नहीं लिखो तो उसके जगह पर taxes लिखोगे तो भी चलेगा. Reimburse नहीं, बाद में repay वो भी चलेगा. Reimburse लिखोगे तो और अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है बस. तू सॉफ्ट कॉपी तो निकालना ना, उसके बाजू में जाके बैठना किसी के इधर भी. मैंने पढ़ने को बोला, तुमने पढ़ा. सॉफ्ट कॉपी ले लो. डन. समझ में आया? इमीडिएटली घर पे जाके पढ़ने को. अगर बुक रेफर नहीं कर रहे हो अभी तो घर पे जाके इमीडिएटली वो देख लेना. वरना Obligation of person enjoying benefits of non-gratuitous act. gratuitous. अब बता तो बताइए. कौन बता रहा? ये इसको दिया था ना बुक पढ़ने के लिए. ये ग्रेचुइटस है. ग्रेचुइटस मतलब विदाउट कंसिडरेशन. पर्सनल जहाँ पे तुम कंसिडरेशन कुछ नहीं लेते. ये इसको संभालने के लिए दिया था ना ज्वेलरी. ग्रेचुइटस है. अरे भाई अपने ही हो, संभाल रही हो ज्वेलरी. नमाज है कहते हैं ग्रेचुइटस. या तुमने गिफ्ट की किसी को, कुछ भी गिफ्ट किया परमानेंटली. वेलमेंट नहीं है, गिफ्ट कर दिया. चार्ज थोड़ी करोगे कुछ, थोड़ी उसको गिफ्ट बोलेंगे. तो ग्रेचुइटस. अब यहाँ पे ग्रेचुइटस बोले या नॉन ग्रेचुइटस? रिकवर मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ. ऑफ नॉन ग्रेचुइटस बेनिफिट तुम भी लिख सकते हो. तुम भी अपने वर्ड्स में थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हो. हेडिंग में थोड़ा सा वेरिएशन हेडिंग में अलाउड है. सेम तो है ना, मीनिंग तो सेम ही कर रहे हो. वो चले एज इट इज. हेडिंग चाहिए जरूरी नहीं. कॉन्सेप्ट वही है. सेक्शन कौन सा अभी क्या बता. वही एग्जांपल. घर पे आ गई थी, चॉकलेट खा लिया. चॉकलेट भूल गई, दिया नहीं. अगर देती तो वो भूल गई तो वो क्या है? एनीथिंग व्हिच इज नॉट ग्रेचुइटस इज कॉल्ड एज नॉन ग्रेचुइटस. पैसे के लिए नहीं रखा था उसने, लेकिन गलती से रखा ना. सर देयर वाज नो इंटेंशन टू गिफ्ट दैट कमोडिटी टू. तो कौन सा एक्ट हो गया? हाँ. अब ऐसा है ना कि यहाँ पे गिफ्ट नहीं है. अब उसने गलती से रखा है, तो गलती से रखा तो पैसे के लालच में तो नहीं रखा. तो ये देखा जाएगा कि भाई ग्रेचुइटस है या नहीं. ग्रेचुइटस है तो बात ही खत्म. पैसे पे लगा. ग्रेचुइटस नहीं है तो बचा क्या? पैसे मिले चाहे तो. अब तुम क्या करोगे तुम्हारे ऊपर है. किसी के घर पे भूल जाओ और वो खा ले, तुम इग्नोर भी कर सकते हो, मान भी सकते हो. अब तुम ये भी सोच सकते हो छोड़ना 200 रुपए रिलेशन तोड़ कर. बोल सकते हो नहीं, पैसे तो पैसे होते हैं, रिलेशन में भाड़. पैसों की वजह से जो रिलेशन कोलैप्स हो वो काहेगा रिलेशन चाहिए मुझे 200 रुपए. ये 70. अब दो बचे. नॉन ग्रेचुइटस क्लियर है. ग्रेचुइटस मतलब पर्सनल. नॉन ग्रेचुइटस मतलब भाई पर्सनल नहीं है, वो तो कुछ भी हो सकता है. तेरे को बाय मिस्टेक अगर तुम्हारे पास कोई पार्सल आ गया, तुमने कंज्यूम कर लिया, कि तुमको पैसे ग्रेचुइटस नहीं है. तो हराम का कमाई, वही तो बोल रहा हूँ, हराम की कमाई नहीं करती.
इसलिए मैंने पहले ही बोला, शायद तुमको अजीब लगा होगा, लेकिन प्रिंसिपल यही है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का कि हराम की कमाई नहीं, हजम नहीं होगी, ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। हाँ, अगर सर रिंग इसको मिल गई और इसको पता ही नहीं कि रिंग किसकी है तो करो, सिंपल सी बात है ना। तुमको अगर रास्ते पे वेजिटेबल का एक पैकेट 10-12 दिन रुक नहीं सकते, वेजिटेबल्स खराब हो जाएंगे, तो तुमने कंज्यूम कर दी। आजू बाजू देखा किसी का है क्या, किसी का है क्या, कोई नहीं है, बाद में बोलना नहीं मैंने चोरी किया, नहीं है ना। अच्छा लेके जाने का गरीब को दे दो, किसी को ऐसे ही मत रखो, समझ में आया? या तो उस ओनर को ढूंढो, ओनर नहीं मिले, यू कैन कंज्यूम, यू कैन सेल दैट। मुझे नहीं खानी है, फालतू सब्जी है, मुझे खाता, मैं ऐसी चीजें नहीं खाता, मैं सीधा एकदम पिज्जा बर्गर यही सब चीजें खाता, ये सब जंक चीजें मुझे पसंद नहीं, फेंक दिया, फेंक नहीं दिया, किसी और को बेच दिया। समझ में आ रहा है? ये दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बोल, समझा? ये समझा क्या है? नहीं समझा मतलब फाइंडर, फाइंडर उसको मिला ना, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है ना, उसका ड्यूटी है कि वो मुझे देना, एटलीस्ट यू मस्ट ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू ट्रेस मी। अगर मैं ट्रेस नहीं हो पाया तो बेचारी की क्या करूं? तुम्हारे पास कोई चीज मिल जाती है, तुम आजू बाजू पहले देखते हो ना किसकी है किसकी, अब नहीं है किसी की, कोई मिल नहीं रहा है, कहाँ पे गया पता नहीं, तो क्या ऐसे ही रखोगे? नहीं चल जाना थे, आराम का मैं हमको नहीं कर, अरे लेके जा, पागल है, भगवान रखा कर लिए, मैं ले लेता। यहाँ पे मैं ये नहीं कमाई नहीं करेगा, पागल है क्या, लेके जा। हाँ कोशिश कर, आजू बाजू में ओनर मिल रहा है, नहीं है ना, नहीं तो आप पैसा दे दो, पैसा देना पड़ेगा, मिला तो ना, अब मिलने का चांस कितना है? जितना है। पुलिस को दे दिया, बात कर लेंगे, यहाँ पे अज्यूम करना कि देयर इज नो पुलिस, वन मोर एजम्पशन, देयर इज नो पुलिस, पुलिस के बारे में दिया ही नहीं, 1872 को लॉ, पुलिस नहीं, आगे मैं बोलना भूल गया, मैं हर टाइम बोलता हूँ कि देयर इज नो पुलिस, अज्यूम, तुम अपने पास रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, ऑफिशियली रख सकते हो, पुलिस बोलेगी तो भी बोल देना कॉन्ट्रैक्ट का एक्सक्यूज दे, या कॉन्ट्रैक्ट में दिया है कि फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स ड्यूटी है वो गुड्स संभालने का, मैंने बेची नहीं है, मेरे पास रखी है, रख सकते हो। अगर तुम ये प्रोविजन बोलोगे डेयर पुलिस तुमको छू भी नहीं सकती, हाँ तुम ऐसे ही बोलोगे तो फिर वो पकड़ के रखेगी, उसको नहीं पता होगा ना, पुलिस को पता होगा ये सेक्शन, आई एम नॉट श्योर, कांस्टेबल आगे लेके जाएगा हवलदार, उसको ये सेक्शन पता होगा, तो तुमको पता है ना, तुम बोल दो एज पर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इट इज द ड्यूटी ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, मेरी ड्यूटी है, राइट नहीं है, मेरी ड्यूटी है कुछ संभालने की, मैं संभाल रहा हूँ, अच्छा मिला ओनर, हाँ तो मेरी तरफ से उसको नहीं, तुमको भी नहीं दूंगा, ओनर को भेजो, ये भी बोला है कॉन्ट्रैक्ट, फाइंडर ऑफ द लॉस गुड्स इज द नेक्स्ट ट्रू ओनर, नहीं नेक्स्ट ओनर नहीं, नेक्स्ट ओनर, नेक्स्ट ओनर का मतलब अगर तुमको कोई चीज मिलती है, अगर इसको रेट मिलती है ना, अगर सपोज मैं जा रहा हूँ रास्ते से, बीच में मुझे कुत्ता मिलता है, तो उसका नहीं दूंगा किसी को भी, कोई भी आएगा क्लेम करने नहीं दूंगा, सिवाय इसका जो ट्रू ओनर है बस उसको दूंगा, बाकी पुलिस को भी नहीं दूंगा। How can you find that that person is the जब पता चलेगा तो ना ऑब्वियसली, अब नहीं चला पता तो जब तक नहीं पता चला तब तक नहीं दूंगा। ऐसे तो कोई गुंडा को फोन करता है तो पहले जाके पुलिस स्टेशन में अब पुलिस आ रहा हूँ उसके एग्जांपल के ऊपर, फोन में आए नहीं है नंबर वगैरह होते तुम पकड़े जाओगे इसको,
हाँ तो सर अभी आपने बोला पुलिस नहीं है, पुलिस को नहीं देना। अरे इधर नहीं है ना भाई, इसमें है ही नहीं ना IMEI नंबर वगैरह ट्रेस करना वगैरह, इसमें है ही नहीं ना प्रोविजन। तो जो कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो सालों पुराने हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, नहीं है तो नहीं है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम ये सेक्शन बोल के पुलिस को भी बोल सकते हो कि अंडर सेक्शन 71 मैंने संभाल के रखा। हाँ, लेकिन तुम रीजनेबल पीरियड के बाद भी अपने पास हो, इफ यू हैविंग मोबाइल फोन जिससे ट्रेस हो सकता है, बात समझो, तुम समझे नहीं बात को। इट इज योर ड्यूटी टू ट्रेस द ट्रूथ। फोन से इजीली ट्रेस हो सकता है, समझा? तो तुम ये आर्गुमेंट फोन के केस में नहीं दे सकते। फोन लॉक होगा तो भी IMEI नंबर ट्रेस हो जाता है। अब तुम क्या एफर्ट्स लोगे पता है? तुम मोबाइल गैलरी में जाके या किसी को दिखा के तुम IMEI नंबर ट्रेस कर सकते हो। IMEI नंबर, बाकी कॉल नहीं कर सकते। IMEI नंबर ट्रेस कर सकते हो। कोर्ट में क्या होता है, मेरे फ्रेंड कोर्ट में जाता है, कोर्ट बोलेगा कि have you taken any reasonable efforts, have you taken reasonable efforts to find the true owner? अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कोर्ट को कि हमने रीजनेबल एफर्ट्स लिए थे, क्योंकि फोन टर्न ऑफ हो चुका है, बैटरी नहीं, मेरे पास चार्जर नहीं है, ऐसे कुछ अगर तुम कन्विंसिंग रीजन दे सको और कोर्ट को वो रीजन जस्टिफाइबल लगे, तो बिल्कुल तुमको कुछ नहीं होगा। ये नहीं बोला है कॉन्ट्रैक्ट में कि फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स रख सकता है। फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स को रिस्पांसिबिलिटी ये दिया है कि इट इज योर ड्यूटी टू ट्राई योर लेवल बेस्ट, ट्रेस द ट्रूथ, to take all possible measures, trace the truth, और फिर भी नहीं मिला वो इंफ्रेक्ट। फोन के केस में पॉसिबल नहीं है, बाकी केस में अब ये एक सेकंड, इसमें तो पॉसिबल है, इसमें थोड़ी नाम लिखा होगा, इसमें थोड़ी चिप होता है। अभी वो टेक्नोलॉजी आनी बाकी है, ज्वेलरी के अंदर भी चिप लगा देंगे, फिर वो जो आएगा, ऐसा तो नहीं है। पुलिस नहीं है, मोबाइल फोन के केस में भी पुलिस नहीं है, तुमको गलती से भी पुलिस लिखना नहीं है। पेपर में कितना भी एडवांस एग्जाम्पल, तुमको पुलिस नहीं लिखना, तुमको क्या लिखना है कि यू मस्ट टेक रीजनेबल एफर्ट्स टू ट्रेस द ट्रूथ। पुलिस के पास दे दिया तो बात खत्म, पर तुम्हारा कुछ देना तो नहीं। सर अगर नहीं मिला और आजू बाजू पूछा तो 3-4 घंटे बोला मेरा है। अब इसके बारे में गाँव में तो कुछ नहीं बोल रहा है, करना पड़ेगा ना, उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देगा। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लगा कि यही ओनर है तो मैंने उसको कुत्ता दे दिया, फिर बाद में ये ओनर आ गया, तो इट इज माय ड्यूटी, मेरी गलती। अगर मैंने कुत्ता घुमा दिया ना बाद में, तो मेरे आगे छूट पाई जाएगी कि आपने घुमा दिया। इससे इसलिए क्या होता है पता है, अगर तुमको कुत्ता मिले तो लेने का ही नहीं, अगर लोगे तो तुमको संभालना पड़ेगा, ये बर्डन है एक्चुअली। सब कुछ मिले तो छोड़ने का नहीं। ये भगवान बोलेगा तू लाइफ स्टॉक में बच्ची है, गाय भैंस आ सकती है, सब बात करता है। और तो मैं एक दो जगह पे गुड्स का एग्जांपल दूंगा, इधर ही दूंगा, अज्यूम के एक लड़की गुड्स है तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा थोड़ी यार गुड्स में थोड़ी उसको लाइफ स्टॉक में सर लेवल में पड़ा है सर, बताओ उसमें लाइफ स्टॉक में कभी ह्यूमन मिक्स नहीं है, जेल में डाल देंगे। इट इज एन ऑफेंस टू ट्रीट ह्यूमन बीइंग एज गुड्स, ऑफेंस, बड़ा जेल है, बड़ा पनिशमेंट है उसके ऊपर। बेचते हैं ना बच्चे वगैरह, तो गुड्स की तरह ही बेचते हैं ना, और क्या बेचते हैं, बेचते हैं मतलब गुड्स की तरह ही बेचते हैं। इसका कितना बोलो 10 बच्चों का, वो बिग मार्केट में वगैरह चाइल्ड लेबर वगैरह, उसको मेरा ये इंटेंशन नहीं था ऑब्वियसली। फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, फाइंडर ऑफ एनीथिंग नहीं, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स ये अलग ही आता है। अब इसमें गुड्स ही आएगा, मनी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मिले तो बिल्कुल नहीं लेने का,
कैसे सिखाते हो सर? क्या मतलब हम संस्कारी बच्चे ऐसे? तुम 2000 का नोट मिला रास्ते पे पड़ा हुआ, नहीं लोगे? मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा, उसमें से 100-200 रुपए डोनेट कर दूंगा। लास्ट वाला है, मनी पेड बाय मिस्टेक। अब बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ मनी तो नहीं है। तो मुझे अगर पड़ा हुआ नोट मिला, अब नोट का रूल ये है ना कि जिसके हाथ में नोट वो उसका मालिक होता है। अनलेस एंड अनटिल वीडियो फुटेज मिले कि भाई तेरे जेब से गिरा और मुझे मिला, इसका प्रूफ मिले तो डेफिनेटली मेरे को मिल जाएगा। अदरवाइज इट्स अ प्रॉमिसरी नोट, बेयरर इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज बेयरर इंस्ट्रूमेंट? जिसके हाथ में नोट वो उसका मालिक है, उसको बेयरर इंस्ट्रूमेंट बराबर है ना? कोई मालिक नहीं होता है नोट का। अब मैंने 500 का नोट दे दिया ऐसे, और उससे उसके पास से जो 500 का नोट था वो ले लिया दूसरा, सिर्फ भी हो गया ना वैल्यू। उसको क्या फर्क पड़ता है? ये मेरी नोट चाहिए मुझे, ऐसा थोड़ी है कि तू पागल 500 होते हैं। इधर हम लोग पक्का इधर घूस से तो 500 रुपए उसका ओनर आ गया कि उसके जेब से ही है, आपको तो देना पड़ेगा। लेकिन पता होना चाहिए कि वो ट्रू हो रहा है। तो मैंने नहीं देता, क्या प्रूफ है तेरे पास? मैं तो मांगूंगा प्रूफ, लॉ नहीं मांगता, मैं मांगता हूँ क्या प्रूफ है तेरे पास? हर कोई बोलेगा 500 रुपए, इसलिए पूछने का नहीं किसी को, इधर उधर देखने का। अगर एकदम इमीडिएटली कोई बाजू में खड़ा है तो उसको पूछ सकते हो, वो रिस्क ले सकते हैं। मैं तो वो भी नहीं लेता, मुझे मिला था ना, लॉकडाउन में मिला था। मैं और मेरी वाइफ जा रही थी, एक जगह पे 50 मिला और 2 घंटे के बाद उसी जगह थी, 2 आधे पौने घंटे के बाद उसी जगह पे मुझे 550 रुपए का फायदा हुआ। अब कुछ लोग बोलते हैं वो हराम की कमाई कहीं ना कहीं जाती है, जाने दो, मैं रिस्क ले सकता हूँ। ये भी तो हो सकता है कि किसी जमाने में जा नहीं है, उसका रिटर्न मुझे भगवान दे रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। मैं पॉजिटिवली देखता हूँ, मैं उसको चीज को बेनिफिट की तरह देखता हूँ। इसका बाद में नुकसान हो जाएगा इतना नहीं सोचता, और इतना सोचकर बैठूंगा ना तो 500 कोई और लेके, फिर बाद में जो मुझे पछतावा होगा ना वो 2 लाख का होगा। उसको मैं अगर काउंट करूँ ना कि मैं 500 का नोट लिया होता तो ये पछतावा मुझे एक दिन सोने नहीं देगा, तो मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया मेरी तरफ से। मुझे तो ऐसा लगता है नींद हर रोज अच्छे से आनी चाहिए। अब मुझे नाइट मारनी है तो मैं मार सकता हूँ नाइट, लेकिन नींद अच्छे से आनी चाहिए। 500 का नोट में अगर सर क्विट कर दूंगा ना राइट को, इट इज लाइक कि मैंने तौहीन की है। भगवान दे रहा है ना पैसा, वही दे रहा है ना। कुछ लोगों के एथिक्स होते हैं, वो उन लोगों के हो सकते हैं, मेरे नहीं है। मैं सोचता ही नहीं हूँ ले नहीं लेनी, मैं इमीडिएटली पहले बाद में सोचेंगे इधर उधर देखना है, नहीं पहले उठा वो होगा भी तो भी आपके लिए उठाइए। थैंक्स ही बोलेगा, भले उसको लगे कि ये मैं रखने वाला था, कभी किस मुंह से बोलेगा गाली देगा मुझे, थैंक यू बोलेगा। आपको इधर उधर नहीं बोलेगा, एकदम कचरा नहीं होना चाहिए अपना। फिर सोच अगर वो बंदा इधर उधर ही ढूंढ रहा है और तुमने रख के ऐसा रख दिया तो कचरा हो जाएगा ना। फिर बस वो ना हो इतना तो मैं उतनी रिस्क ले सकता। 500 रुपए 5 रुपए होगा तो कभी कभार 5 रुपए भी ले जाते। अब मेरा वॉकिंग ही कम हो गया तो दिखता नहीं, बाइक पे थोड़ी दिखेगा, चलते तो दिखता है, ये नहीं दिखा, बाद में सोचना लगे कि बुरा है तो दे दिया। अभी अगेन इट इज अप टू यू, उसको होता है कि मैं बिल्कुल कमाई नहीं। ओके क्लियर। लास्ट सेक्शन, पेमेंट मेड बाय मिस्टेक, बराबर ना? मनी रिसीव बाय मिस्टेक ना, मनी पेड बाय मिस्टेक, तो पेमेंट के हिसाब से देखा बाय मिस्टेक और कोएर्शन। मिस्टेक और कोएर्शन, अब ये वो वाला कोएर्शन ये कंपनी रख के साइन करवाया वो भी कोएर्शन। यहाँ पे कोएर्शन का मतलब है ना
विदाउट एनी कंसिडरेशन तुमने ऐसी छीन लिया पैसे। फॉर एग्जांपल फोन किया घुंगरू सेठ को और बोला कि 2 खोखा रेडी रखो, वरना समझ आया ना, सीधे समझ में आ गया, तो वरना तुमको मार दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, पैसा लेके मशरू भाई को दे दिया। अब ये तो हराम की कमाई है, ये तो मिली हुई भी नहीं है, ये तो हराम की कमाई है। तो वापस कब से आ रही है बारिश? अब यहाँ पे कोएर्शन का मतलब ये कि एक्सटॉर्शन करके किसी और का पैसा तुमने छीन लिया या अनऑफिशियली। इंस्टीट्यूट ने ऐसा एग्जांपल दिया कि टीसी ने तुमको पकड़ लिया और तुमको प्राइवेटली 50 रुपए दिया। वो इस प्राइवेटली 50 रुपए नहीं करे ना, तो ब्राइब लेना अलाउड नहीं है। सब बहुत लोग लेते हैं, सब ही लेते हैं एक्चुअली, देखा जाए तो ले लिया, तो बाद में तुम उससे रिकवर कर सकते हो क्या? हाँ, फाइन करना पड़ेगा, वो अलग है। विदाउट टिकट पकड़ा ना उसने, तुमको ऐसे उसको नहीं देने, किसको देने? रेलवे अथॉरिटी को देना है ना। अगर वो मांगता है कैश में विदाउट एनी रिसीट, मतलब वो पैसा किसके पास जाएगा? उसके पास जाएगा जिसको पता है रिसीट नहीं पड़ा, मतलब पैसा किसी के जेब में, बराबर है ना? उससे रिकवर कर सकते हो। अब टेस्ट करो, कैसे करोगे? टिकट लेके जाने का, बोलने का नहीं लाया तो बोलेगा फाइन भरो, नहीं वो कुछ एडजस्ट करो ना। फिर वो बोलेगा कि 100 रुपए दे देना, फिर दे देने का 100 रुपए, फिर जाके बोलने का कोई मिलेगा, लेकिन वो पकड़ा जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो का काम तुमने किया। सर ज्यादा नहीं मांग सकते, ज्यादा नहीं मांग सकते, जितना गया उतना मांग सकते। 10 मिनट गया ना सर, आधा घंटा गया उसके ऊपर हमारा पुण्य मिलेगा। नहीं, इसमें सब कुछ आता है, सब कुछ। दूसरे का पैसा मैंने ले लिया, छीन ही लिया ना। अगर तुमको एक्सटॉर्शन पता है ना? हाँ। भाई लोग से अगर फोन आया और तुमसे पैसे मांगे, उसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं। ये जनरल नॉलेज में पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज। बॉलीवुड के मूवीज देखते होंगे तो पता होगा, शूट आउट एंड लोखंड वाला वगैरह वगैरह में बिल्डर्स को फोन आते हैं कि भाई इतना इतना पैसा दे दो, ये एक्सटॉर्शन, प्रोटेक्शन मनी वगैरह नहीं, वो बॉलीवुड के लैंग्वेज में एक्चुअली उसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं। वो भी इसमें पैसा वापस मांग सकता है, बिल्कुल मांगेगा ना। अब तभी तो देना पड़ा ना, क्योंकि मर जाता, तो मैंने इसलिए तभी दे दिया। फिर बाद में पुलिस कंप्लेंट करके वो पैसा नहीं दिया, वापस मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? अब तुमको तो पैसे में इंटरेस्ट है ना, तुमको थोड़ी इंटरेस्ट है वो बंदा जेल में जाए ना जाए, है क्या? अगर तुम करोड़पति हो, किसी भाई ने तुमको फोन किया, भाई मतलब तुम्हारा भाई अंडरवर्ल्ड, और तुमने उसको 50 लाख रुपया दे दिया, पुलिस कंप्लेंट कर दिया, और बाद में तुमको वो गुंडे को जेल में भेजने में इंटरेस्ट है तुम्हारा, तुमको 50 लाख रुपए में तुमको किसमें इंटरेस्ट है? बस वो बोलेगा कि तुमने दे दिया, दिया लेकिन कैसे दिया? एग्जांपल दिया किसी का, अगर मेरे पास टिकट नहीं थी और तो भी उसका रिसीट पार्ट के नहीं दिया, जस्ट टेकन 100 रुपीस, वो भी अलाउड ही नहीं है उसको, लेकिन आसपास हाँ अलाउड ही नहीं है उसको। अब हम लोग क्यों देते हैं? क्योंकि हमको सस्ते में निपटना है, नहीं तो क्या रीजन होता है? अगर हम पूरा फाइन भर रहे हैं तो हमको रिसीट लेना पड़ेगा, ये हमारा भी ड्यूटी है, अंडरस्टैंड? ये हमारी भी ड्यूटी है रिसीट लेना। नहीं, हम फाइन भरते रहिए, हमको रिसीट चाहिए। तुमको सस्ते में निपटना है, इसलिए तुम लोग उसको प्राइवेटली देके निकलते हो। वो पैसा ऑब्वियसली रेलवे अथॉरिटी के पास नहीं जाता, उसके जेब में। तो भी तो वही करते हैं ना, ट्रैफिक पंडू, रियल ट्रैफिक पुलिस। अगर कोई किसी के रिलेशन में रहेगा तो बराबर ना? तो ट्रैफिक पुलिस को भी हम लोग देते हैं कभी कभार 100 रुपया रख लो, क्यों देते हैं? तो 600-700 का बिल मारेगा ना, रिसीट मारे पड़ेगा, तो 600 देना पड़ेगा, 100-150 में काम चला मार्केट में। गलत है ना, गलती अपनी भी, गलती उसकी भी, बराबर।
मैं भी करता हूँ, मैं भी कर चुका हूँ ऐसा। 800 का कौन रिसीट पड़ेगा, 100 रुपए मुझे नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को नहीं देना मुझे पैसे पूरा 100 कम। सॉरी, ले सकते हैं, लेकिन तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि तुम इनोसेंट है। तुम उसको बोलेगा तुम किस बात पे 100 रुपए ले लो, उसके पास क्या ग्राउंड है 100 रुपए लेने का, उसने बोला कि 100 रुपए लिए। हाँ, वो तो प्रूव होना चाहिए। उसको नहीं माना जाए, वो अगर मांग रहे हैं ना तो उसकी गलती, पहले उसकी गलती फिर तुम्हारी गलती। अरे रिश्वत लेने वाला पहला चोर होता है, तो मानो या ना मानो, रिश्वत देने वाले की भी गलती होती है, लेकिन रिश्वत देने वाले की गलती होती है, लेने वाली की चोरी होती है। तो देने वाला है वो रिकवर कर सकता है। तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे, तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे प्रूव करोगे, तो होना चाहिए। आपको चोरी तभी पता चलती है ना जब प्रूव होती है, नहीं तो। टीसी वाला एग्जांपल सी इंस्टीट्यूट में दिया, मोर एप्रोप्रिएट एग्जांपल टीसी का नहीं है। मोर एप्रोप्रिएट एग्जांपल घुंगरू और मजनू भाई का एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन वर्ड वहां पे यूज हुआ है, चेक करो, एक्सटॉर्शन वर्ड वहां पे यूज हुआ होगा, नहीं ये कोएशन वाला पॉइंट दिया, कोएशन के अंदर पॉइंट और वो भी दिया कि कोएशन डज नॉट इंक्लूड जस्ट कुछ ऐसा सेक्शन 15 ये दिया है extortion. This word is interpreted and include operation extortion. व्हाट इज एक्सटॉर्शन? तुमसे तुमको छीन लिया, मिस्टेक से कैसे पे करेंगे, छीनना पैसा। मिस्टेक से भी कैसे पे कर देगा, मिस्टेक से बात बंद कर, ये पहले समझा गया, कोएशन पहले समझा था, मिस्टेक के बाद की बात करते हैं। मिस्टेक इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, गलती से पे किया। अब तेरा नाम क्या है? वरुण। सरनेम शर्मा, हाँ शर्मा। तो दो वरुण है मेरे कॉलम में, एक वरुण धवन, एक वरुण शर्मा। मैंने जीपे में वरुण धवन की जगह पे वरुण शर्मा को पेमेंट किया, या वरुण वर्मा की जगह पे वरुण शर्मा को पेमेंट किया। और तो शर्मा है ना, हाँ तो मैंने वर्मा को पेमेंट किया। दो है मेरे पास, एक वरुण धवन छोड़ो, शर्मा वर्मा दो है, तो मैंने वर्मा को पेमेंट किया गलती से, उससे रिकवर नहीं हो, समझा ना? होता है, जीपे से होता है। अब ये थोड़ी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है? तो सबसे ज्यादा रियलिस्टिक एग्जांपल है, मैं तो जीपे करता हूँ, अगर कॉल लॉग से देखते हैं ना तो कभी कभार कंफ्यूजन होता है, उसको भी करता हूं। दूसरी बात, दुकान में गए, जीपे का एग्जांपल कर दो, दुकान में गए, स्कैन किया क्यूआर कोड, पेमेंट हो नहीं रहा है, प्रोसेसिंग बता, तुमको लगा कि पेमेंट फेल हो गया, तुमने वापस पे किया और 2 बार निकल गया, तो डबल पेमेंट हो गया। डबल पेमेंट हो गया तो एक बार का पेमेंट लोगे नहीं उससे वापस, बाय अगेन सेम लॉजिक, हराम तो कमाई नहीं, उसको 2 बार मिला ना पेमेंट। शर्मा का पेमेंट वर्मा को गया, तो वर्मा का ड्यूटी है कि वो पेमेंट समझना है। 5 केसेस, claim for necessary supplied to not only minor, any person who is not capable to make a contract, section 68. Payment made by an interested person, section 69. Recovery of non gratuitous benefits, अगर तुम्हारे पास कोई benefits मिले हैं तुमको, सामने वाले ने without any gratuitous belief, without any gratuitous intention को दिया है, गलती से दिया हो, कैसे भी दिया, it is your duty to return or pay money for this. Responsibility of vendor of lawsuits. अच्छा सुनना, मैंने ये इसलिए समझाया, तो वहाँ पे पढ़ो, finder of lawsuits is treated as पढ़ो, हाँ पढ़ो उसमें मिलेगा। Responsibility of finder of goods में पढ़ना, he is treated as, क्या he is considered as being
क्लियर है? वहाँ पे लाइन नीचे से ये समझा? अब सब ट्रीटेड एज टू, क्योंकि बेली नहीं है वो। बेली कब होता है जब वो तुमको अपने हाथ से कोई चीज दे, छोड़ता है। दूल्हा डिस्टर्ब वगैरह करना चाहिए। ये कुछ समझा? एक वापस बता, अगर तुम्हारे पास कोई चीज है, तुम उसके ओनर नहीं हो और तुमने चोरी भी नहीं, तो तुम समझ जाना कि तुम क्या हो, बेली। और ओनर ने तुमको वो चीज दी। अब यहाँ पे इसको रिंग मिली थी, मैंने नहीं दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं ना। ये क्या है? क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है। तो लॉ ये बोलते हैं कि वो भले बेली नहीं है, हम मानेंगे कि वो बेली है। और बेली का ड्यूटी है कि वो चीज ओरिजिनल ओनर को, यानी कि नहीं है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि भाई नहीं है बिल, लेकिन लॉ मानता है कि ये बिलमेंट जैसा है। अब इसने गलती से मेरे पास चॉकलेट का बॉक्स छोड़ा और वो मैंने खा लिया, तो उसको सेलमेंट सेल मानेंगे। तो माना क्या जाएगा कि ये सेलर है, मैं को दिया नहीं है। लेकिन समझने की बात, अगर मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब क्या वो सेलर हो गए? मायर ही हुआ ना। लेकिन एक्चुअली तो हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ। वही बात है, दूसरे ने किसी ने ऑर्डर किया गलती से तुम्हारे पास पिज्जा, तुमने खा लिया, तो इट इज एज गुड एज कि तुमने ही बाय किया। होटल में बैठे खाना खा, बाजू वाले टेबल पे किसी ने कुछ ऑर्डर किया, गलती से तुम्हारे टेबल पे लेके आया, अब तुमको रहा नहीं गया, तुमने वो पाव भाजी खा ली, ऐसा बनना पड़ेगा, ऐसा बाजू वाला खाएगा। लेकिन उसने नहीं किया तो क्या हुआ? उसने मंगवाया। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। वही तो बोल रहे हराम की कमाई। कमाई मतलब नॉट ओनली दिस, एनी बेनिफिट, इफ यू रिसीव एनी बेनिफिट, आराम से, अगर किसी का नुकसान करते पेमेंट को रिपे कर, समझ रहे? अब यहाँ पे रिंग का ओनर ही नहीं मिला तो ऐसा बोला नहीं उसमें एंजॉय करो, लेकिन कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, वो भगवान देख लेगा। फिर वो एथिक्स की बात होती है। अगर ओनर नहीं मिल रहे तो वो एथिक्स की बात तुम्हारे ऊपर। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो लेता। फोन होगा तो मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा वैसे, और तुम भी फोन होगा तो लेके इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में जाऊंगा। और ऑब्वियसली फोन में तो तुम पकड़े जाओगे, उल्टा फोन मिले तो लेने का ही नहीं हाथ में। या फोन बज रहा है तो उठा के बोल दो कि मेरे पास है, मुझे रिकवर किया मैंने, मेरे पास आके देखी। तो कुछ भरोसा कितने दिन पुराना हो, शायद कचरे के ढेर पे इधर किधर पड़ा है, किसी को अब तक दिखा नहीं, और तुमको दिखा, नंबर ट्रेस हो रहा हो, आए मेरा नंबर पुलिस ट्रेस कर रही हो, समझ में आ रहा है? क्या पता तुम्हारे पास आ जाए। अब ऐसा होता है ना कि अगर उसने चोरी का कंप्लेंट किया है, चोरी का कंप्लेंट, समझ रहे हो, मतलब मेरा फोन चोरी हुआ है और तुम्हारे पास वो प्रॉपर्टी मिले तो तुम चोर, दोनों में फर्क है। वो गिर जाना और चोरी हो जाना में फर्क है। इफ ही इज कंफ्यूज, उसको थोड़ी पता है किधर गिरा, तो यार किसी ने चोरा होगा, चलो यार चोरी का कंप्लेंट, तो पुलिस को बोल दिया कि चोरी हुआ, तुमको पकड़ेगी, तुमको प्रूव करना पड़ेगा तुम चोर नहीं हो। कैसे प्रूव करो? चोर हो या प्रूव हो सकता है, चोर नहीं हो कैसे प्रूव करूं? नहीं, प्रूव करना पड़ेगा। अरे कैसे प्रूव करूं? मेरे पास फोन है, मैं चोर नहीं हूँ, इतना ही है मेरे पास, प्रूफ किधर से लेके आओ? चलो भाई फिर तो पुलिस को थोड़ा देना पड़ेगा। समझ में आया? But sir, If stolen property is recovered, sorry, if the stolen property is recovered from you, you are treated as chore, thief. समझ में आ गया? but sir, we can claim na. Sorry, Sir, thief. but we can say na कि हाँ, बोल. but sir, we can say ना कि मतलब जिसने complaint की है, but he also doesn't know that it was चोरी या गिरा है. कंप्लेंट में क्या लिखा होगा?
उसको तो बोल सकते हैं ना, you don't know कि चोरी हुई है, so how can you claim कि ये ये सब चोरी बातें हुई है? पुलिस कोर्ट में आके बोल, तब तक तो पुलिस कस्टडी में रखो। पीसी होता है पीसी एंड जेसी होता है, पीसी मतलब पुलिस कस्टडी, कंप्यूटर पुलिस कस्टडी रहेगा तब तक जब तक उसको प्रूव नहीं होता गिल्ट। पुलिस बोलेगी ये सब आर्ग्यूमेंट मेरे सामने, पिक्चर में भी देखा होगा, ये सब कोर्ट में बोलना मेरे सामने नहीं, चलो अभी फिलहाल तो लॉकअप में चलो, तो फिलहाल तो तुम लॉकअप में रहोगे, उसके बाद तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे चोरी तुमने किया ये माना जाए, इट इज अज्यूम। अब तुमको प्रूव करना है कि तुम चोर नहीं हो, कैसे प्रूव करते? दिस इज द केस ऑफ देम, और कुछ समझ में आया? लेकिन ये सब इतने है नहीं कर क्लियर क्लियर was a contract is for any doubt अपन नहीं, एक और वो कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, अब वो तो सेपरेट लेक्चर में होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये इसी एक चैप्टर क्लियर रखा था, पूरा क्लियर है ना? हाँ बंद कर, पूरा क्लियर।